गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड रिवीजन सीरीज। रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने आपको पहले ही बता दिया था, हम दो या दो से ज़्यादा यूनिट एक वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट्स होगी, मतलब 30 मिनट में 2 यूनिट फिनिश विद शॉर्ट नोट्स विद लॉन्ग नोट्स दोनों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम दो यूनिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली यूनिट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेकंड यूनिट है स्किन यानी कि इंटेगोमेट्री सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ है उनको डिस्कस करेंगे और स्किन में भी हम इंपॉर्टेंट डिजीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम के बारे में। हम डिजीज़ से पहले उन डिजीज़ या उस सिस्टम में कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है और कॉजेज है जो कि कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सीवीएस है तो चेस्ट पेन होगा ही होगा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है ना, और हार्ट कहाँ प्रेजेंट है हमारे चेस्ट में, तो चेस्ट में पेन होगा ही होगा। यदि हमारे दिल में दर्द हो रहा है तो हमें बहुत दुख होता है, यानी डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट भी होगा ही होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आएगी, ईडीमा हो सकता है। हाइपरटेंशन नहीं आएगा इस जगह, हाइपरटेंशन इसके कॉजेज में आएगा। सिनकॉप होगा, डिजीनेस होगी, पाल्पिटेशन, फटिगनेस। ऑब्वियस यार, जब दिल में दुख होता है तो बहुत बाहर हो जाता है, तो हम क्या कर जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए हम बैठ जाते हैं, तो फटिगनेस और लेथार्जी भी होगी। तो ये साइन सिम्टम है जो कि हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो कॉमन है। अब कॉजेज़ के बारे में और देख लेते हैं। कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर, आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद जब कॉजेज़ या आइडियोलॉजी लिखते हो तो साथ में रिस्क फैक्टर भी डाल दिया करो, जिससे कि आप ये चीज़ लिख सको: एज, स्मोकिंग, अल्कोहल, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, जिसमें से एज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी ये तो सभी में चल जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव टू एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सब में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। ऑब्वियस एज होती है, हेरिडिटी डाल सकते हो इसमें, आप इसमें जेंडर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये हो गया कॉमन साइन, सिम्टम एंड कॉजेज। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, एक तरीके से कि भाई हम कोई भी डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमने पता कर लिया कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अब हम स्पेसिफिक चीज़ पे चल जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का पेपर होता है आपके, तो 15 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। तो क्या है ये, देखो इंट्रोडक्शन, इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। इरिवर्सिबल डैमेज होता है, किस में होगा, किडनी में नहीं यार, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, नाम से पता लग रहा है, हार्ट में। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस होगा हार्ट में, किसकी वजह से हो रहा है, इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज अकर ड्यू टू इस्चीमिया। इंट्रोडक्शन, इरिवर्सिबल चेंज और इस्चीमिया, ट्रिपल आई। ठीक है, 3 आई। नेक्स्ट, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखो, डेफिनेशन का एक फिक्स पैटर्न होता है। हम कोई भी डिजीज होती है कॉज्ड बाय और लीड टू, कि किस वजह से हो रही है और क्या उसका कारण है, ये डेफिनेशन में जरूर इंक्लूड करते हैं। आप कोई सी भी डेफिनेशन हो देख लीजिएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन अ ब्लड फ्लो टू हार्ट दैट लीड टू हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। मतलब कि क्या होगा, हार्ट में जो हार्ट की मसल है वहाँ तक क्या होगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि कॉरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन या ऑकल्जन हो रहा है। ठीक है, अब उसमें ऑकल्जन या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका मतलब वो क्या होता है, उस टर्म को बोलते हैं हम हाइपोक्सेमिया। ईमिया आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है ब्लड, जैसे एनीमिया है ना, हाइपोक्सेमिया। यहाँ पे हाइपोक्सिया इसका मतलब टिश्यू के अंदर, और कौन सा टिश्यू है, हमारा हार्ट का। फिर इस्चीमिया होगा इसके अंदर। ओके, तो मैंने आपको बताया कोई भी डिजीज होगी उसका कॉज्ड बाय किस कारण की वजह से हो रहा है और लीड टू के क्या चीज वो कॉज कर रहा है। ठीक है, इटियोलॉजी हमने अभी देख ही ली, कॉमन इटियोलॉजी हम वो लिख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो देखो हमारे पास लास्टली वो क्या है कि भाई लास्ट कहाँ पहुंच रहा है, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया तक हमने डिजीज में डिस्कवर किया है, वो सॉरी जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये कवर किया है कि हाइपोक्सिया और इस्चीमिया होगा, तो हम पैथोफिजियोलॉजी में भी वहीं लेके जाएंगे। अब किस वजह से हो रहा था, कॉज बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब ऐसा थोड़ी कि आपने एक बार समोसा खाया और आपके हार्ट अटैक आ गया, भाई प्लाक इतना सारा जम गया कि हार्ट अटैक आ गया, नहीं भाई, धीरे धीरे होता है ना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ग्रेजुअली। आर्ट्रियल वेसोस्पाज्म ये होता है जल्दी से, सडन। वेसोस्पाज्म यानी कम हो जाना, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है आर्टरी का। ठीक है, ये सडन होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमेन नैरो होगा। अब ये जो आर्टरी है इसके अंदर चाहे ये ऐसे ग्रो करवा दो, चाहे वो आर्टरी को ऐसे कर दो, पतली तो ही ना, यानी जो उसका ल्यूमन है अंदर का वो तो कम हुआ ना। ठीक है, अब वो यदि कम होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा,
ब्लड फ्लो कम होगा तो इस्चीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा और नेक्रोसिस होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड की वजह से ऑक्सीजन ट्रैवल करती है, वो नहीं हो पाएगी तो हाइपोक्सिया हो गया, डेथ हो सकती है टिश्यू की, और इस्चीमिया भी हो सकती है। अब आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको मिलेंगे। तो हमने देखा था भाई चेस्ट पेन तो होगा, तो यहाँ पे भी चेस्ट पेन होगा, लेकिन हमें ये जो है ये इतने सारे स्पेसिफिक चीज़ें लिख रखी हैं, ये जरूर लिखनी है। ये इसकी ट्रिक क्या है, डॉक्टर SSL। ठीक है, SSL एक नाम है किसी का और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर SSL। ठीक है, तो अब डी मतलब क्या है, ड्यूरेशन, मोर देन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा का होगा, एंड नॉट रिलीव बाय एनटीजी। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस में भी पेन होता है, चेस्ट पेन, और जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है उसमें भी चेस्ट पेन हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है, एंजाइना का जो पेन है वो कम टाइम के लिए होता है, और जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है उसका पेन ज़्यादा टाइम के लिए होता है। कितने से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, एंजाइना का जो पेन है वो नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं उससे रिलीफ हो जाता है, बट ये नहीं होता है। ठीक है, अब आर मतलब रेडिएशन, कहाँ रेडिएट होता है, स्टार्ट हर्ट से होगा, हर्ट हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट की सारी चीज़ें ये डैमेज करेगा, जैसे कि लेफ्ट आर्म होगा, जॉ हो गया, शोल्डर हो गया। ठीक है, और उसके अलावा 4 to 5th फिंगर, ये लेफ्ट हैंड की होगी। ठीक है, अब एस मतलब सेंसेशन, क्रशिंग और बर्निंग सेंसेशन, मतलब हमें दुख हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है ना, क्या नाम है, चेस्ट में, हार्ट में पेन हो रहा है, तो बर्निंग सेंसेशन तो हो गई, जलन होती है थोड़ी बहुत। सीवियरिटी क्या होगी, मोर देन एंजाइना, ऑब्वियस है भाई, ड्यूरेशन ज़्यादा है, एनटीजी से भी रिलीव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं सीवियरिटी तो ज़्यादा है ही उसकी। और एल मतलब लोकेशन, लोकेशन कहाँ होगा, नियर द स्टर्नम, हमारा हार्ट है वो स्टर्नम के पास में प्रेजेंट होता है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में। अच्छा ओके, नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, उसके अलावा टैकीकार्डिया, टेकेपनिया, कार्डियोजेनिक शॉक, डिज्निया, डायफोरेसिस। अच्छा, कोई भी जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसके एक तरीके से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी स्वेटिंग होती है एक्सेसिव, तो डायफोरेसिस हो गया। एंजाइटी होती है, ओके, डिज्निया हो सकता है, विजीनेस हो सकती है, विजिंग साउंड जिसे हम बोल सकते हैं, विजी साउंड, और डिजीनेस भी इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, और यदि आपको और लिखने हैं तो कॉमन तो है ही अपने पास, इतने सारे लिख दो उसमें से कोई सा भी। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, अब वैसे ये पूछा नहीं जाता बट इंपॉर्टेंट है, तो उस ECG लिख सकते हैं, 2D इको कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, तो ECG और कोरोनरी एंजियोग्राफी ये दोनों हमें याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसको यदि आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। ओके, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो चेक करते हैं वो ECG और कोरोनरी एंजियोग्राफी या 2D इको से भी हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो हार्ट फेलर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, शॉक हो सकता है, हमने देखा था ना कार्डियोजेनिक शॉक, वो हो सकता है, डिसरिथमिया हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते हैं। भाई हाइपोक्सिया हो रहा है ना, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे। अब पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करवाएंगे, पेन को रिलीव किससे करवाएंगे, मॉर्फिन दे देंगे। ओके, इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए वैसोडायलेटर देंगे क्योंकि वैसोस्पाज्म की वजह से हो रहा था, बीटा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, एंटीप्लेटलेट दे देंगे, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होती है, एंटीप्लेटलेट होती है। ठीक है, और AC इनिबिटर भी दे देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, ये सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट बात की जाए तो PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये एक सर्जिकल मेथड होता है। कोरोनरी आर्टरी शंट, CABG जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, और कोरोनरी एंजियोक्टोमी, ये भी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो हम उसका डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, एक्यूट पेन का, ऑब्वियस है पेन सब उसके सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट। ओके, नेक्स्ट इनइफेक्टिव कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो कम फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, और जो उसका टिश्यू परफ्यूजन है वो डिसबैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, जो हार्ट है उसको सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो वो क्या करेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। एंड लास्ट एंजाइटी एंड नॉलेज डेफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के बारे में। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। अब ये तो बता ही दिया कि CHF को ही हम CCF भी बोलते हैं। अब कोई पर्सन फेल कब होता है, जब वो अपना काम नहीं कर रहा होता। हम एग्जाम नहीं देंगे तो हम फेल ही होंगे ना, तो हार्ट भी फेल कब होगा, जब वो अपना काम नहीं करेगा, और हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, तो हार्ट फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन,
दैट इज पंपिंग. ओके, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन. ठीक है, ये हम इसका इंट्रोडक्शन में लिख देंगे. डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ डिजीज in which heart is unable to pump blood to fulfill physiological need, lead to pulmonary and systemic congestion. ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मल लिख दिया. दूसरा यदि हमने कॉज बाय एंड लीड टू वाला हमने जो बताया था ना फर्स्ट वाले में, उसके हिसाब से देखें तो कि इट इज़ अ डिजीज ऑफ हार्ट विच इज कॉज बाय इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड दैट लीड टू पल्मोनरी कंजेशन और सिस्टमिक कंजेशन. मतलब क्या कारण है? इनएबिलिटी टू पंप नहीं कर पा रहा है. ठीक है, और क्या कर रहा है? ये पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेशन कर रहा है. ठीक है, इटियोलॉजी हमने कवर कर ही ली थी. अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो है टाइप्स. दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलर. मोस्ट कॉमन होता है लेफ्ट वाला. ठीक है, और ये लेस कॉमन होता है. इसमें पल्मोनरी कंजेशन होता है, इसमें हेपेटिक कंजेशन होता है. इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हो जाता है, इसमें राइट वेंट्रिकल खराब हो जाता है. तो सिंपल हो गया कि मोस्ट कॉमन ये कम, ये लेस कॉमन. ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन, हेपेटिक कंजेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा, इसमें राइट वेंट्रिकल डैमेज नहीं, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये हो गया इसके टाइप्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. अब भाई पैथोफिजियोलॉजी भी दो बनेगी जब टाइप दो बता दिए तो इटियोलॉजिकल कॉज कोई भी हो सकता है. यदि उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाना स्टार्ट करेगा, और लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ जो ब्लड को पुश करेगा, तो उसकी वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन में चल जाएगा ब्लड. ठीक है, और उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा. अब यदि वही इटियोलॉजिकल कॉज राइट वेंट्रिकल पे एक्ट करे तो राइट वेंट्रिकल को पंप नहीं करने देगा. उसकी वजह से क्या होगा? बैकफ्लो हो जाएगा कहाँ? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में चल जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक वेनस कंजेशन हो जाएगा. अच्छा देखो, एक बार जल्दी से समझा भी देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हमारा हार्ट हो गया, इसके 4 कंपार्टमेंट हो गए. ठीक है, ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम. ठीक है, ये हमारी हो गई पल्मोनरी वेन, ये हो गई हमारी आउटा, ये हमारी हो गई तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ आ गई हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा. यदि इधर प्रॉब्लम हुई लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में यदि ब्लड अच्छे से इफेक्टिव पंप नहीं हो रहा, तो वापस जाएगा जो ब्लड है, एक्सेसिव ब्लड कहाँ चल जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम भी एक टाइम के बाद फुल हो जाएगा, तो वो कहाँ भेज देगा ब्लड को? पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेजते पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा. अच्छा, यदि राइट वेंट्रिकल के साथ ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? राइट एट्रियम में डालेगा, और राइट एट्रियम वेनस जो एक तरीके से हमारा सर्कुलेशन है उसमें डाल देगा, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा हो, चाहे वो इन्फीरियर वेना केवा हो. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे भाई? इधर भी इडीमा होगा, इधर भी इडीमा होगा, क्योंकि कंजेशन हो रहा है. कंजेशन मतलब कि एक तरीके से रुक जाना. अब वो रुक रहा है तो इडीमा कॉज करेगा, तो पल्मोनरी इडीमा होगा लेफ्ट साइड में. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का जो अभी बताया था, ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल से एट्रियम, एट्रियम से पल्मोनरी साइड में, तो पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा. और राइट वाले में क्या होगा? पेरिफेरल इडीमा. पेरिफेरल इडीमा क्यों? राइट से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और वो वेनस कनेक्शन, मतलब कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा. और ये कहाँ का कर रही है? सुपीरियर वेना केवा हमारे ऊपर की बॉडी का जो ब्लड है उसको लेके आती है, और जो इन्फीरियर है वो नीचे वाली बॉडी का जो ब्लड है उसको लेके आती है. अब उन्हीं की तरफ वापस ब्लड को डाइवर्ट कर दिया गया, तो वो पेरिफेरल इडीमा कॉज कर देंगे. इसमें होगा पल्मोनरी कंजेशन, इसमें होगा सिस्टमिक कंजेशन, इसमें होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें होगा सिस्टमिक हाइपरटेंशन, इसमें होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसमें इंपॉर्टेंट है जुगुलर वेन डिस्टेंशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जुगुलर वेन का डिस्टेंशन कर देगा. ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या क्या है भाई? कि भाई जो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं. फेलर, फटिगनेस हो गया, साइनोसिस हो गया, वॉमिटिंग, कफ, ऑक्सीजन लेवल, इसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए, भाई इडीमा हो रहा है तो डायरेटिक्स दे दूँ, एसी इनिबिटर दे सकते हैं हम उसको, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर, कार्डियोटॉनिक्स, ये सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं. यदि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो पीटीसीए, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमुलर कोरोनरी आर्टरी, सीएबीजी भी हम करवा सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, और इंट्रा आर्टिक बलून पंप भी हम कर सकते हैं, इंट्रा कार्डिक डिफिब्रिलेटर या फिर पेस मेकर भी हम लगा सकते हैं. तो ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट हो गए. अब नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो भाई क्या होगा उसमें? सबसे पहले कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा उसका. क्यों? क्योंकि भाई हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना. पंप नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए. ठीक है, एक्सचेंज नहीं कर पाएगा गैस को, और नॉलेज डेफिशिएट और एंजाइटी हो सका. ठीक है, ये हमारा हो गया हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में कि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है. तो इट इज़ अ डिजीज़ इट इज़ अ डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी डिजीज़ दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड रेस्पॉन्स
टू एन इन्फेक्शन ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है बैक्टीरिया का नाम, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एआई डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि किसको अफेक्ट करती है, हार्ट को, जॉइंट को, सीएनएस को, स्किन को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज that result from rheumatic fever which involve all three layer of heart, that is पेनकार्डाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल थ्री लेयर ऑफ हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनकार्डाइटिस। तो ये क्रोनिक डिजीज है जो कि किसकी वजह से होती है, पेनकार्डाइटिस की वजह से होती है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाय स्कैरिंग डिफॉर्मिटीज ऑफ वॉल, यानी स्कैरिंग होता है, डिफॉर्मिटीज हो जाती है हार्ट वॉल में। और कौन कौन से हार्ट वॉल, मिट्रल वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, इन दोनों पे ये मेनली अफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। थोड़ा सा जल्दी से बता दिया जाए कि ये बैक्टीरिया आता कैसे। तो ये क्या करते हैं, हमारे थ्रोट, जो हमारा गला है, उसमें इन्फेक्शन करते हैं। अब यदि वो इन्फेक्शन 4 वीक से ज़्यादा का हो जाए, कितने से ज़्यादा, 4 वीक से ज़्यादा, और इन्फेक्शन यदि रहे, तो वो क्या करेगा, जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी बैक्टीरिया के खिलाफ। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, हार्ट में, ब्रेन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जॉइंट्स में, इन सभी में जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है उनके जैसा होता है उसका, मतलब एंटीजन होते हैं उसमें, सिमिलैरिटी होती है, एंटीजेनिक सिमिलैरिटी होती है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में और हमारी बॉडी में। तो क्या करती है, जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को जाके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी ने हमारा ही डैमेज कर दिया, ऑटो इम्यून। ठीक है, बता दिया था आपको एआई डिजीज है, तो इस तरह से ये वर्क करती है। तो आइए वो भी देख लेते हैं भाई। कॉजेज क्या होते हैं, सॉरी, कॉजेज तो आपको बता ही दिए कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, पोस्ट फेरेंजियल इन्फेक्शन यानी थ्रोट इन्फेक्शन करेगा, उसकी वजह से एंटीबॉडी बनेगी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल, सबक्यूटेनियस टिश्यू हैव सेम एंटीजन एज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, मतलब उनकी जो कवरिंग होती है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कवर में आता है, उसकी कवरिंग और जो ये कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ के जितनी भी जगह, इनकी कवरिंग सेम होती है। तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, क्योंकि भाई हमारी बॉडी सोचेगी ये भी एंटीजन है, उड़ा दो इसको भी, तो रिएक्शन कर जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और यदि हार्ट में हुआ तो रिमेटिक फीवर हो जाएगा, पेनकार्डाइटिस हो जाएगा और आरएचडी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसके जब हम साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं ना, तो एक नाम आता है जॉन्स क्राइटेरिया, यहाँ पे स्पेलिंग सही से नहीं आ रही, JOHNS, जॉन्स क्राइटेरिया करके क्राइटेरिया आता है। इसमें 2 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। मेजर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कार्डाइटिस, पॉली अर्थराइटिस, कोरिया, है ना, सबक्यूटेनियस नोडल फॉर्मेशन और इरिथेमा। ठीक है, एरिथ्रमा मार्जिनेटम, नाम याद रख लेना आपको। ठीक है, बस, और इसके अंदर का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अर्ली साइन एंड सिम्टम होता है। ठीक है, एरिथ्रमा मार्जिनेटम स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे चेस्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारी पेरिफेरी में नहीं मिलता, ऐसे करके कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत यदि याद करना चाहो तो इतना याद कर सकते हो कि पॉलीआर्थराइटिस और जो कार्डाइटिस है वो इनिशियली देखे जाते हैं। ठीक है, माइनर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, भाई फीवर तो कॉमन है ना, इसलिए वो माइनर में आ जाएगा। पेन होगा मल्टीपल जॉइंट्स में। ईसीजी शो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा, वो प्रोलॉन्ग शो करेगी, एंड वीकनेस एंड मेलिस हो जाएगा। तो ये हो गए माइनर सिम्टम। तो क्या है, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, जॉन्स क्राइटेरिया बोलते हैं इनको। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ये रहा। मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ब्लड थिनिंग एजेंट होगा एस्पिरिन, डायरेटिक्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, एनाल्जेसिक, बेड रेस्ट करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं। भाई उसके घुटने में दर्द तो चल पाएगा क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, और वाल्व को नहीं, वाल्वियोप्लास्टी कर सकते हैं हम, और वाल्व रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पेन तो हो ही रहा है, तो पेन होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया ना सभी लेयर्स का, इसलिए नॉलेज डेफिशिएंट, एंजाइटी होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे लिखना होता है इसका। तो ये हमारा हो गया CVS। अब एक चीज़ और रहेगी, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देखो ये एक टेक्निक होती है, किसी भी पेशेंट को यदि हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसको हम किस तरह से बचाएं। तो ये एक तरीके क्या है, एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। ठीक है, जिसमें हम, ये एक तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट यूनिट है, जिसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन से पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को। ठीक है, कैसे होता है भाई, कार्डिक अरेस्ट आया पेशेंट को, 10 से 15 मिनट बाद अनकॉन्शियस हो गया, एपनिया होना स्टार्ट हो गया, पल्स देखी, पल्स नहीं मिली, 4 से 5 मिनट बाद ब्रेन टिश्यू डेथ होएगा, डैमेज होएगा और फिर डेथ हो जाएगी। लेकिन यदि हमने उसी वक्त CPR दे दिया, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसे प्रोवाइड करवा दिया, तो वो पेशेंट है वो बच जाएगा। ठीक है, अब पर्पज़ क्या होते हैं भाई, पर्पज़ होते हैं इसके ABCD। ठीक है, ABCD कैसे, ओपन एयरवे को ओपन करना, ब्रीथिंग को मेंटेन करना, सर्कुलेशन को बढ़ाना। तो और एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एंड क्या करना, उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और लाइफ को सेव करना कब कब दिया जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के टाइम पे भी हम देते हैं।
चेक क्या करते हैं कि कॉन्शियसनेस तो नहीं खोई, ब्रीथिंग एब्सेंट है या नहीं है, और फीमोरल और कार्डिक पल्स है या नहीं है। देखो पहले जो हम इसके लिए मैनेजमेंट करते थे वो करते थे ABCD प्रोसीजर, बट अब CAB कैब प्रोसीजर हम करते हैं। पहले करते थे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और फिर डिफिब्रिलेशन। अब करते हैं हम CAB कैब प्रोसीजर। C मतलब सर्कुलेशन, फिर ए मतलब एयरवे क्लियरेंस और बी मतलब ब्रीथिंग। ठीक है, सर्कुलेशन या चेस्ट कंप्रेशन हम बोल सकते हैं। सी मतलब चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं और किसने बताया? ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, AHA ने हमें बताया। ठीक है, 2 ड्रग्स देते हैं कौन कौन सी? एफेड्रिन और उसके अलावा बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन और बाइकार्बोनेट, ये 2 ड्रग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट। देखिए इसमें हम शॉर्ट नोट्स भी थे, कॉमन साइंस सिम्टम भी आपको बताया, सब कुछ बताया और आपको तरीका बताया कि डेफिनेशन कैसे लिखनी है, कॉज बाय और लीड टू। ठीक है, और लीड टू ही है, वही हम पैथोफिजियोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट जो गोल होगा पैथोफिजियोलॉजी में वो होगा लीड टू वाला। ठीक है, अब ये तो हमारा एक सिस्टम, अब हम दूसरे सिस्टम पे चलते हैं जिसका नाम है स्किन या इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम, मतलब हमारा सेकंड सिस्टम जिसका नाम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में वही हमने जो आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि कॉमन सेंस सिम्टम हम लेके आएंगे। तो देखो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम यानी हमारे स्किन, यदि स्किन में कुछ भी चीज़ हो रही है तो इचिंगनेस तो होगी ना यार, खुजली चलेगी, और खुजली चलेगी तो रैशेज होंगे, रैशेज होंगे तो रेड हो जाएगी यानी पिगमेंटेशन हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा तो हमारी जो आउटर लेयर है वो हट सकती है यदि हमने ज़्यादा ही इसको मतलब एक तरीके से उसमें रबिंग कर ली या फिर ज़्यादा तेज उसको फिक्शन प्रोवाइड करवा दिया उस जगह को, तो वो क्या होगा? स्किन हट जाएगी, स्किन हट जाएगी तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और यदि स्किन हट गई तो लीजन तो वैसे ही बन गए, और स्किन हट रही है तो पील हो रही है स्किन, मतलब पील्ड आउट। ठीक है, तो यही है इसके साइन सिम्टम, इचिंगनेस, रैशेस, पिगमेंटेशन, रेडिश हो जाती है, डिहाइड्रेशन, भाई स्किन हट गई, लीजन बन गए तो स्किन हट सकती है, और स्किन हटना ही पील्ड स्किन बोल सकते हैं या पीलिंग ऑफ स्किन बोल सकते हैं। कॉजेज के बारे में बात की जाए तो जेनेटिकल कॉजेज, इन्फेक्शन और एलर्जन हो सकते हैं। तो ये हमारे कॉमन साइन सिम्टम है। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिजीज जिसका नाम है सोराइसिस। तो सोराइसिस में क्या है? देखिए सोराइसिस, द टर्म सोराइसिस इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका नाम है सोरा, जिसका मतलब होता है इचिंग। ठीक है, तो सोराइसिस मतलब कि इचिंगनेस होना। अब इचिंग कहाँ होगी? स्किन पे होगी। तो ये क्रोनिक है, नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है, तो हम इसको याद रख सकते हैं CIN से याद रख सकते हैं, है ना। तो C मतलब क्रोनिक, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज स्किन की है, in which epidermal cell are produced at a rate which is 9 to 6 टाइम फास्टर देन नॉर्मल। मतलब कि जैसे हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे 6 to 9 टाइम्स फास्टर ये ग्रो करती है, जो सोराइसिस वाली स्किन होती है वो। ठीक है, अब एटियोलॉजी की बात करें तो ऑटोइम्यून हो सकती है, इडियोपैथिक हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज स्किन इन पैचेस। अच्छा अब एक मिनट, ये सोराइसिस हो कैसे रहा है ये तो बताया नहीं। ठीक है, हमने बताया कि 6 to 9 टाइम्स स्किन जो है वो फास्टर ग्रो कर रही है, जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। तो देखो हर चीज़ को मैच्योर होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब यदि वो ज़्यादा ही जल्दी कर लेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रेटिनिन है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा। क्रेटिनिन क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। अब यदि स्किन हार्ड नहीं होगी तो वैसे ही हटना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे करेंगे हट जाएगी हमारी स्किन, यानी स्किन की पीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पीलिंग ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा? पैचेस बनेंगे, और पैचेस बन गए तो सोराइसिस हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज स्किन इन फॉर्म ऑफ पैचेस सोराइसिस ग्रो मच फास्टर देन नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन से ज़्यादा ग्रो करेगा। दिस रैपिड प्रोडक्शन ऑफ सेल डज नॉट अलाउ सेल टू मैच्योर। मैंने बोला था ना मैच्योर नहीं होने देगा, और मैच्योर नहीं हुआ तो केराटिनिन का मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा या कम होगा, और यदि केराटिनिन कम एक तरीके से फॉर्म हुआ तो हार्डनेस कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि केराटिनिन क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? फ्लैक और पैची हुई स्किन बनेगी, और लास्टली सोराइसिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, अभी बोला था भाई रेडनेस हो सकती है स्किन पे, तो रेड स्पॉट हो जाएंगे, ये फर्स्ट साइन सिम्टम है। ठीक है, ड्राई इन्फॉर्म पैचेस हो सकते हैं, थिक स्किन हो सकती है ना, पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पस फिल्ड ब्लिस्टर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन हो सकता है नेल्स का, ब्लीडिंग भी हो सकती है स्किन पे, क्योंकि स्किन हटेगी तो ब्लीडिंग होगी ना, इसलिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सोराइसिस के मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी होती है? तो देखो स्काल्प है, एल्बो है, ग्लूटियल क्लेफ्ट है, ईयर है, नी है, जेनेटिलिया है, नेल्स है, अम्बलाइकस है। जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो स्काल्प होती है, और हमारे नीज जेनेटल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
अम्ब्लाइकस में भी देखा जाता है। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, स्किन पे हो रहा था यानी हम क्या करेंगे, टॉपिकल थेरेपी देंगे। टॉपिकल यानी स्किन के ऊपर रबनेस वाली थेरेपी, जेंटल रिमूवल ऑफ स्केल्स अकम्प्लिश बाय बाथ, ठीक है। और इंट्रालीजनल थेरेपी भी दे सकते हैं, लीजन के अंदर की साइड में थेरेपी दे सकते हैं। इंजेक्शन इज हाईली विजिबल एंड आइसोलेटेड पैचेस। ओके, सिस्टमिक थेरेपी दे सकते हैं यानी बॉडी के अंदर। फोटोकेमिकल थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो देखो, स्किन इंटीग्रिटी तो खराब हो रही है ना, तो वो होगी क्योंकि लीजन्स की वजह से। पेन होगा उसके, डिस्टर्ब बॉडी इमेजिंग, ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा। और नॉलेज डेफिशिएंट, एंजाइटी भी आप इसमें लगा सकते हो। तो ठीक है, ये और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, और लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो हमने ये बात की सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस में क्या हो रहा था, जो स्किन थी वो 6 to 9 टाइम फास्टर ग्रो कर रही थी, और वो जल्दी ग्रो करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, यदि जल्दी ग्रो कर रही है तो वो पैचेस बना लेगी और वो हट सकती है, ठीक है। डर्मेटाइटिस सेकंड हमारी डिजीज है। ये क्या है भाई, डर्मेटाइटिस, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन। अब देखो आइटिस लग रहा है ना, तो यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो डर्मेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन दैट इज कैरेक्टराइज बाय इची और एरिथेमा, मतलब इचिंगनेस होगी और एरिथेमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज नॉट कंटाजिनस और डेंजरस बट इट कैन कॉज डिस्कम्फर्ट। ये क्या कर सकती है, डिस्कम्फर्ट को कॉज कर सकती है, ये कंटाजिनस नहीं होती। इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो एलर्जेंस की वजह से होती है। टाइप्स टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ स्किन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, इनकी वजह से होगी। मेन कॉज क्या होते हैं, एसिड, एल्कली, डिटर्जेंट, सोप, ये सब यदि हमारे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। एटॉपिकल डर्मेटाइटिस मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ज़्यादा होती है। ये क्रोनिक रिलैप्सिंग प्यूरेटिक टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। प्यूरेटिक मतलब इसमें पस का फॉर्मेशन होता है, तो CRP या फिर CPR जो हमने पढ़ा था ना, वैसे याद रख सकते हैं। ये क्रोनिक होगी, प्यूरेटिक होगी और रिलैप्सिंग भी होगी। रिलैप्सिंग यानी थोड़ा टाइम बाद में वापस होती रहती है। मेन कॉज इज अननोन, भाई इसका जो मेन कारण है वही नहीं पता हमको, ठीक है। लेकिन फिर भी एलिवेटेड लेवल ऑफ IgE, सेंसिटिविटी टू आर्ट हिस्टामिन और फैमिली हिस्ट्री, ये सारे हम कॉज एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि एलिवेटेड IgE यदि ज़्यादा होती है तो जो एटॉपिकल डर्मेटाइटिस है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेबोराइक डर्मेटाइटिस ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन पेशेंट जो हाइपरटेंशन, एड्स और पार्किंसन, इंपॉर्टेंट है पार्किंसन डिजीज वालों में ये वाला डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस की बात करें तो स्किन डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव पीलिंग एंड शेडिंग ऑफ स्किन, ठीक है। एक्सफोलिएट फॉलिकल्स का भी मतलब एक तरीके से बाहर निकलना, ठीक है। इडियोपैथिक इसका कॉज होता है, इडियोपैथिक मतलब अननोन, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर इन स्किन में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी तो इचिंगनेस होगी और पेन भी होगा। पेन होगा, इचिंगनेस होगी तो हम क्या करेंगे, उसको रब करेंगे तो लीजन्स बन जाएंगे। लीजन्स में और ज़्यादा इरिटेशन होगा, और ज़्यादा इरिटेशन हुआ तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिंक होते हैं एक दूसरे से। यदि आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पता है तो आप पैथोफिजियोलॉजी आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो इरिथेमा हो सकता है, इचिंगनेस हो सकता है, इडीमा, बर्निंग सेंसेशन, रैशेज, स्किन पेलिंग, डैंड्रफ, ठीक है, पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब आपको कॉमन साइन सिम्टम में बताया हुआ है, वही है ये, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में स्क्रैच टेस्ट एक जो होता है वो एलर्जेंस के लिए होता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्राडर्मल टेस्ट भी होता है, ID टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो भाई टॉपिकली हम देंगे इसको सब कुछ, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीस्टामिन और एंटीबायोटिक्स भी हम इसको दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और नॉर्मल सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे। भाई इसका डायग्नोसिस क्या होगा, स्किन टर्जिडिटी या स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी, डिस्टर्ब बॉडी इमेजिंग, वो कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई पैची स्किन हो गई ना, लीजन्स बन गए तो बाहर से हो सकता है बैक्टीरिया एंटर कर जाए जल्दी से। नॉलेज डेफिशिएंट और एंजाइटी, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारे दो सिस्टम जो कि हैं CVS एंड इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इन दोनों को कवर कर लिया है। ये हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ की फर्स्ट क्लास थी। ऐसी और क्लासेस आएंगी। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल, उसको ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी है। सो थैंक यू सो मच।